Hey everyone, welcome on my channel. So this is Purnima Greri. So today I am going to share question answer of chapter number 1 because already I had given a summary of chapter number 1. So right now I am going to share the question answer. Okay. So there is no need to write down and there is no need to find out the answers from anywhere because I am providing you the PDF of also these answers, and you may also take a screenshot of these answers. So this is the chapter 1 of BAC BCom and BA Home Science semester 1 paper. Okay. So the name of the chapter is Ba, My Mother, a Person, a Woman, and the writer of this chapter is Darshana ढोलकिया. तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को समरी दे दिया है. अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बताने वाली हूँ क्योंकि वो भी एक्सप्लेनेशन ज़रूरी होता है. कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अगर एक्सप्लेन कर दिया जाए तो दैट विल बी ईजी फॉर देम टू राइट डाउन द आंसर्स इन देयर एग्जाम्स. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द ऑथर से Why does the author say that my present picture of her is far more objective than it was then? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इस स्टेटमेंट में ऑथर ने ऐसा क्यों बोला कि जो मेरा प्रेजेंट पिक्चर है, यानी कि दर्शना ने ऐसा क्यों बोला कि जो मेरा भी प्रेजेंट पिक्चर है वो उसके जो ऑब्जेक्टिव वो पहले से बहुत अलग है. So the answer is the author says so because she was now grown up and the understanding of her mother has become deeper with time. Now she can understand different facts of her mother personality and her perspective towards life more clearly and accurately. Which means कि ऐसा author ने इसलिए बोला क्योंकि अब वो पहले से बहुत बड़ी हो चुकी है. Now she is grown up, right? अब वो बड़ी हो चुकी हैं. जो उनके अंडरस्टैंडिंग जो उनकी माँ ने उनके अंदर डेवलप किए थे वो बहुत डीपर हो चुका है. समय के साथ धीरे धीरे वो और समझदार होती गई हैं. इसीलिए उनको ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने अपनी मम्मी के पर्सनालिटी से सीखा है वो जो उनका पर्सपेक्टिव था अब वो सेम चीज़ वो भी लाइफ में अप्लाई कर रही हैं और चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से क्लियरली एंड एक्यूरेटली समझ पा रही हैं. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज़ Why did Dr. Chandra say that now nothing ever remains to be done by anyone to welcome the guest in your house? आप लोगों को याद होगा जब ये चैप्टर मैंने पढ़ाया था, इवन मैंने तो हालांकि समरी दिया था, पर अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा बुक से तो उसमें एक जो गेस्ट आए थे दैट वाज डॉक्टर चंद्र. तो उनके लिए उनकी जो बात थी दर्शना की, उन्होंने बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ था. पीलो में भी लिखा हुआ था कि प्लीज़ बी सीटेड एंड वेलकम. तो इस वजह से उन्होंने ऐसा बोला था कि नाउ नथिंग एवर रिमेंस टू बी डन बाय एनीवन टू वेलकम द गेस्ट इन योर हाउस. यानी अब आपके घर में ऐसी कोई चीज़ बची नहीं होगी जिससे आप अपने वेलकम करें गेस्ट का. यानी इतना ज़्यादा उन्होंने अच्छा वेलकम किया था. सो द आंसर इज डॉक्टर चंद्र जोशी सेड सो बिकॉज द ऑथर मदर वॉज अ स्किल्ड होम मेकर, वेरी गुड एट सीविंग, वीविंग एंड एम्ब्रॉयडरिंग. सी हैड ब्यूटिफुली एम्ब्रॉयडर्ड वेलकम एंड प्लीज बी सीटेड. सो नाउ यू कैन सी द आंसर कि जब डॉक्टर चंद्र जोशी ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि जो उनकी मदर थी वो बहुत स्किल्ड थी. वो बहुत अच्छी होम मेकर भी थी, घर भी संभालती थी, उनको सिलाई भी आता था, कढ़ाई भी आता था, वीविंग भी आता था, बुनाई भी आता था. एंड उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली कढ़ाई किया था वेलकम का एंड प्लीज़ बी सीटेड का. तो एक कुशन पे. इसीलिए डॉक्टर जब चंद्र उनसे मतलब जब विजिटेड हर हाउस, जब उनके घर आए तो ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाई हर टैलेंट एंड सेड सो इन प्रेज. तो उन्होंने तारीफ में ऐसी चीज़ें कही थी. तो इस तरह से अगर आप आंसर को समझ जाओगे ना तो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स. आपको अलग से रटने की रटाफिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप आराम से चीज़ों को समझ करके अपने वर्ड्स में लिख सकते हो. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड बा बिहेव इन द प्रेजेंस ऑफ द एल्डर मेंबर्स ऑफ द फैमिली. तो बा का जो बिहेव था जब घर में बड़े लोग आते थे तो उनका बिहेवियर कैसा होता था जब उनकी प्रेजेंस में. सो द आंसर इज बा सिंसियरली फॉलोड द ट्रेडिशन ऑफ हर टाइम. वेन एवर एनी एल्डर मेंबर्स ऑफ द फैमिली विजिटेड हर हाउस सी वुड नॉट एक्सचेंज अ वर्ड विथ हर चिल्ड्रन इन देयर प्रेजेंस. सी आइदर सीटेड ऑन द फ्लोर और रिमेंड स्टैंडिंग. हर चिल्ड्रन ऑल्सो डिड द सेम. यानी कि बा जो थी एक ट्रेडिशन को फॉलो करते आ रहे थे, बहुत सिंसियर थी इस मामले में कि अगर घर में कोई बड़े बुजुर्ग आके बैठे हुए हैं तो वो उनके सामने बैठती भी नहीं थी और ना ही अपने बच्चों से एक शब्द बात करती थी उनके प्रेजेंस में. या तो वो नीचे बैठी होती थी फ्लोर पे या तो उनके सामने खड़े रहा करती थी. तो सेम यही चीज़ अपनी माँ से बच्चों ने भी सीखा था. हर चिल्ड्रन ऑल्सो डिड द सेम, यानी वो भी यही काम करते थे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड बा अर्न द टाइटल मैडली इन लव विथ हर हस्बैंड. और बा को ये टाइटल कैसे मिला कि अपने पति के प्यार में पागल थी. द आंसर इज बा अर्न द टाइटल मैडली इन लव विथ हर हस्बैंड बिकॉज सी अवॉइडेड अटेंडिंग फैमिली फंक्शंस विदाउट हर हस्बैंड. सी रेयरली विजिटेड हर फादर हाउस विच वॉज जस्ट अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे. व्हेन विजिटेड सी रेयरली स्टेड देयर एंड ऑलवेज रिटर्न विथ हर हस्बैंड हैप्पीली. उनको ये टाइटल इसलिए मिला था क्योंकि बा बहुत कम फैमिली फंक्शन में जाती थी बिना अपने हस्बैंड के.
साथ ही साथ वो जब भी अपने पिताजी के घर कभी कभी अगर जाती भी थी तो जो कि बहुत पास में था। आप लोग को मैंने समरी में बता भी दिया था कि बा का जो ससुराल और मायका दोनों सेम जगह था, लेकिन फिर भी बा अपने इस मायके बहुत कम जाया करती थी, और अगर जाती भी थी तो साथ में अपने हस्बैंड के शाम तक वापस खुशी खुशी लौट जाती थी। इसीलिए उन्हें ये टाइटल दिया गया कि मैडली इन लव विथ हर हस्बैंड। नाउ शॉर्ट नोट्स थोड़ा समझते हैं क्वेश्चन का। So the first question is, describe the scene at the hospital the night the author father died। यानी जब दर्शना ओनली 5 ईयर की थी तब उनके फादर इस दुनिया से चले गए थे, तो समझते हैं कि उस टाइम सिचुएशन क्या था जब ऑथर के फादर इस दुनिया से चले गए थे। सो द आंसर इज, द ऑथर क्लियरली रिमेंबर्स द सीन एट द हॉस्पिटल द नाइट हर फादर डायड। इन द हॉस्पिटल ग्लूमी लाइट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स द लाइट ऑफ हर फादर लाइफ was slowly but inevitably fading out। The sadness of forthcoming parting was spreading on her mother's face. Seeing the upcoming tragedy, the author stood clinging to the partition wall of the hospital room। यानी वो जो समय था वो हॉस्पिटल का, जब उनके पिताजी इस दुनिया से चले गए थे तो उनको अच्छे से याद है कि वो जो वहाँ का जो इलेक्ट्रिक लैम्प्स था बहुत ग्लूमी लाइट था, यानी कि बहुत दुख भरा समय था। एंड लाइट ऑफ और फादर लाइफ वॉज स्लोली बट इनएविटेबली फेडिंग आउट। मतलब धीरे धीरे जो उनके पिता की जो लाइफ थी वो धीरे धीरे करके जा रही थी, ख़त्म हो रही थी, और ये जो सैडनेस था बा की मदर के चेहरे पे साफ साफ देखा जा सकता था। तो यही है इसका आंसर, क्योंकि उस टाइम जो ऑथर थी वो चुपचाप से खड़ी थी पार्टीशन वॉल ऑफ द हॉस्पिटल रूम। नाउ द सेकेंड इज कमेंट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन ऑथर पेरेंट्स। ऑथर के पेरेंट्स के बीच में कैसा रिश्ता था। द ऑथर पेरेंट्स लिव्ड अ मैरिड लाइफ ऑफ 32 years विथ परफेक्ट हारमनी। दे हैड एन अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। हर फादर सावर्ड लव अपॉन हर मदर विदाउट अ टिंज ऑफ मेल डोमिनेंस। हर मदर वॉज सो मच डिवोटेड टू हिम दैट सी वॉज टाइटल्ड मैडली इन लव विथ हर हस्बैंड। तो इसमें ये दिखाया गया है कि जो ऑथर के पेरेंट्स थे यानी माता पिता थे वो पूरे 32 ईयर्स साथ में रहे थे और बिल्कुल खुशी खुशी, हारमनी मतलब दोनों में प्यार बना हुआ था। उनके बीच अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग थी, दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से समझते थे। उनके पिता उनकी मदर को बहुत प्यार करते थे, साथ ही उन्होंने कभी भी थोड़ा सा भी अपना मेल डोमिनेंस नहीं दिखाया। हर मदर वॉज सो मच डिवोटेड टू हिम, इसीलिए जो उनकी मदर थी अपने हस्बैंड को लेकर बहुत डिवोटेड थी, तभी उनको टाइटल मिला था मैडली इन लव विथ हर हस्बैंड। Now, the next question is, why did the author say Ba remains to stay at the center of the family? Author ने ऐसा क्यों बोला कि जो बात थी हमारे फैमिली की बिल्कुल सेंटर थी। The author said these lines because her mother always chose to stand at the fringe to give space to other. In her absence, also her tender influence was felt by everyone because Ba cared for everyone and gave them importance and respect. That is why she remained to stay at the center of the family। ऐसा ऑथर ने इसलिए बोला क्योंकि बा हर किसी को उनका स्पेस देती थी, बिल्कुल हर मामले में नहीं घुसती थी। साथ ही साथ उनका जो इन्फ्लुएंस था वो ऐसा था कि अगर वो प्रेजेंट ना भी रहे, उनके एब्सेंस में भी उनके इन्फ्लुएंस को फील किया जाता था। उनकी जो इम्पोर्टेंस थी, उनको जो रिस्पेक्ट मिलता था, इसीलिए बा ने ऐसा बोला, दर्शना ने ऐसा बोला कि जो बात थी सी रिमेंट टू स्टे एट द सेंटर ऑफ द फैमिली, वो फैमिली के बिल्कुल सेंटर थी। द ऑथर बिलीव्स दैट हर मदर वॉज अ मॉडर्न वीमन। गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम द आर्टिकल टू सपोर्ट योर आंसर। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी, इसको अच्छे से समझ लेना कि ऑथर का ऐसा मानना था कि जो उनकी माँ थी बिल्कुल मॉडर्न वीमन थी। आपको एग्जाम्पल दे के इस आर्टिकल को सपोर्ट कीजिए हमसे अपने आंसर से। So the answer is, the author strongly believes that her mother was a modern woman. She is amazed about her bold approach to life when her mother says to her while sending her out of station for studies, God forbid, but if you become pregnant, never think about committing suicide. Life is very precious. Give birth to the child and bring it up with pride. This shows that though she was brought up in an orthodox society, her thinking was far ahead of her time. इससे ये दिखाते हैं कि जब ऑथर की जो माँ थी वो इतनी मॉडर्न थी, इतनी प्रोग्रेसिव थी कि जब ऑथर पढ़ाई के लिए बाहर जा रही थी, आई मीन सेंडिंग हर आउट ऑफ स्टेशन फॉर स्टडीज़, तो उन्होंने क्या बोला था कि बेटा देखो जो दुनिया है बिल्कुल अच्छी नहीं है, अगर अब तुम पढ़ाई के लिए बाहर जा रही हो तो थोड़ी समझदारी तुम्हें लानी पड़ेगी कि मान लो कभी ऐसा कुछ हुआ कि इफ़ यू बिकम प्रेग्नेंट तो कभी भी सुसाइड करने के बारे में ना सोचना, क्योंकि जो ज़िंदगी है वो बहुत कीमती है। उस बच्चे को जन्म देना और बिल्कुल प्राउडली उसे बड़ा करना। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इस चीज़ को दिखाता है कि बा अपने उम्र से आगे का सोचती थी और बहुत प्रोग्रेसिव माइंडसेट था उनका, ना कि वो उनका बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी से उनकी सोच ही बहुत अलग थी। हर थिंकिंग वाज फार अहेड ऑफ हर टाइम, यानी अपने समय से बहुत आगे का सोचती थी, बहुत अच्छा सोचती थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका थोड़ा लॉन्ग है। गिव इंस्टेंसेस फ्रॉम द आर्टिकल डिपिक्टिंग बा रिवोल्ट अगेंस्ट द डोगमाज एंड कन्वेंशन ऑफ अ टाइम। यानी आप इस आर्टिकल से हमें ये बताइए कि बा जो कैसे रिवोल्ट करती थी, उनकी जो सोसाइटल जो कुछ नॉर्म्स बनाए गए थे ऐसे वुमेन के लिए जो विडो हैं जिनके हस्बैंड नहीं है,
So right now I'm just showing you the answer. The answer is the following instances depict bar revolt against the dogmas and convention of her time. तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इस आर्टिकल में जिससे आप समझ सकते हैं कि बा रिवोल्ट लेडी थी. ओके. The first point is, after the death of her husband, Ba showed her silent revolt by always wearing a borderless black sari with light blue blouse. She remained in plain hands, nose, ears, barefoot and with oil-free dry hair. यानी कि अपने हस्बैंड के डेथ के बाद बा ने अपना एक साइलेंट रिवोल्यूशन दिखाया कि वो हमेशा एक बॉर्डरलेस साड़ी पहनती थी ब्लैक कलर की जिसमें ब्लू ब्लाउज होता था और वो हमेशा अपने हाथों को बिल्कुल प्लेन रखती थी, अपने नोज़ को, ईयर्स को, बेयर फुट बिना स्लीपर के रहती थी एंड विथ ऑयल फ्री ड्राई हेयर और अपने बालों में कभी भी वो ऑयल अप्लाई नहीं करती थी. सेकेंड पॉइंट इज इन दैट ऑर्थोडॉक्स पीरियड विडो हैड टू कन्फाइन दमसेल्व्स टू डार्क रूम्स बट every evening Ba would take the author to the main gate that opened into public road and sit there for some time. और इसमें इस आर्टिकल में इस स्टोरी में हमने ये भी पढ़ा था कि अगर कोई औरत अपने हस्बैंड को खो देती हैं तो उनको एक रूम में रहना होता था जहाँ सूर्य की रोशनी तक नहीं आती थी. पर ऐसा कुछ भी नहीं था, बा ने ऐसा कुछ नहीं किया. उन्होंने सोसाइटल नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया. इंस्टेड ऑफ दैट वो हर शाम को अपने बच्चे को लेके जाती थी, ऑथर को लेके जाती थी उनके स्कूल तक. ठीक है. So basically we can understand कि actually Ba was a modern woman, progressive woman and at the same time she was a revolty lady. Okay. Now the second question is, do you think the author is grateful to her mother? Why and why not? तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो ऑथर थे अपनी माँ के लिए बहुत ग्रेटफुल हैं, क्यों और क्यों नहीं? सो द आंसर इज येस, द ऑथर इज़ हाईली ग्रेटफुल टू हर मदर. सी लर्न द फॉलोइंग लाइफ लेसन्स फ्रॉम हर. तो बिल्कुल ऑथर जो थी अपनी माँ के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं, ग्रेटफुल हैं क्योंकि उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा, लाइफ लेसन सीखे. द फर्स्ट पॉइंट इज़ टू हैव हाई सेल्फ स्टीम येट नेवर बी एरोगेंट. यानी कि उनकी बात से उनमें चीज़ आया था कि सो द फर्स्ट पॉइंट जो कि ऑथर ने अपनी माँ से सीखा था वो ये था कि टू हैव हाई सेल्फ स्टीम येट नेवर बी एरोगेंट. यानी कि अपने अंदर बहुत अपने सेल्फ स्टीम को हाई रखो, बहुत कॉन्फिडेंट रहो, लेकिन साथ ही साथ कभी भी एरोगेंट मत बनो. सेकेंड पॉइंट इज़ नॉट टू सेट टीयर्स इन माइनर डिसअपॉइंटमेंट एंड टू हैव फेथ इन गॉड. और छोटी छोटी परेशानियों में कभी भी आपको निराश नहीं होना है और हमेशा भगवान पर भरोसा रखना है. नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ लाइफ इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन एंड मैनर्स. और ज़िंदगी जो है ना उसमें हमेशा डिसिप्लिन को फॉलो करो, हमेशा मैनर को फॉलो करो, तभी ज़िंदगी ज़्यादा आपकी स्मूथ होती है, अच्छी होती है. फोर्थ पॉइंट इज़ टू रिस्पेक्ट एल्डर्स एंड बी ट्रू टू फैमिली रिलेशंस. हमेशा अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए और अपने परिवार के साथ हमेशा सच्चा रहना चाहिए. सो योर चैप्टर इज़ completed. You may take the screenshot of these answers and it will be helpful for you in your exams because there are total I think 5 chapters in the first semester. So I will cover entire chapter one by one and also question answer. Okay, and I will explain each question answer of every chapter. All right, so if you like my videos, please hit the like button and hit the subscribe button and do comments. Okay, thank you, bye bye.